चेहरा ये बदल जाएगा। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी प्रिय साथियों का जीके भाई अजय सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो हम मेरे भाई पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और इस भारतीय संविधान में इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख था वो भाग 4 के अनुच्छेद 51 के ये बातें की थी। आज जो टॉपिक है वो केंद्र सरकार का है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सरकार दो होती है, राज्य और केंद्र। वैसे संघ की अलग है, उसमें संघ शासित प्रदेश होते हैं ना, जो केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उसकी अलग होती है, वो बातें अलग आ जाएंगे। तो केंद्र सरकार की अगर बात करूं तो केंद्र सरकार का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 में है, क्योंकि 4 क्या तक तो पढ़ लिया। केंद्र सरकार का उल्लेख भाग 5 में। अगर गुरुजी प्रश्न ये आए कि बताओ मेरे भाई किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है, अनुच्छेद की मेरे भाई बात हो तो बोलना 52 से कम करो 51, 52 से 151, टोटल कितने अनुच्छेद हो गए? टोटल 100 अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है किसका? ये बीच के पूछ लिए जाते हैं, केंद्र सरकार का। गुरुजी इनको माइनस करते हैं, 99 आता है। 52 का गिनोगे आप, क्योंकि 52 में तुम्हें इसी में पढ़ाऊंगा। 52 से ऐसे 52 को खुद गिन के फिर गिन लेना, पूरे 100 हो जाएंगे। ओके गुरुजी। केंद्र सरकार की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, 1, 2, 3। केंद्र सरकार के मैंने अभी बताया कितने भाग होते हैं? 3। एक तो कार्य करवाने वाला होता है जिसे बोलते हैं संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका। एक होती है केंद्र की व्यवस्थापिका। बिल्कुल नाम तो सुना है गुरुजी, सुना सुना सा लग रहा है, तो जग सुना सुना लागे। एक होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका, बिल्कुल सिंपल सी अच्छी सी बात है। केंद्र के 3 पॉइंट, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। गुरुजी एक काम क्या करते हैं थोड़ा सा बता दो, थोड़ा क्यों पूरा बताएंगे मेरे भाई। इनका जो कार्य होता है, किसका? कार्यपालिका का। कार्यपालिका का काम होता है शासन प्रशासन का निर्माण करना। कोई शासन है या कोई प्रशासन के अंदर भूमिका निभानी है, उसका जो निर्माण करने का काम होता है वो किसका होता है? कार्यपालिका का। तो एक तो कार्य करती है, एक व्यवस्था करती है, और व्यवस्था करेगी कानून की। इसका जो काम होता है वो कानून या कह दो विधि निर्माण करने का, ये काम होता है व्यवस्थापिका का। न्यायपालिका का काम होता है यानी किसी की रक्षा करना, जैसे संविधान की मान लो रक्षा करना। अच्छा, रक्षा करना और इसी के साथ साथ दंड देने का जो प्रावधान करती है वो भी कौन करती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका पढ़ते नहीं है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या पढ़ते हैं इसके अंदर अपने गुरुजी? न्यायपालिका में तो पढ़ते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मैं केंद्र की पढ़ा रहा हूं तो केंद्र में एक ही है, सुप्रीम कोर्ट। अगर तुमसे पूछे भारत में उच्चतम न्यायालय की संख्या कितनी है, तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है, जिसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है? नई दिल्ली। गुरुजी अगर प्रश्न पूछे नोट लगा के लिख लेना, इसकी बात नहीं है ये, क्योंकि मैं केंद्र पढ़ा रहा हूं। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट ही होता है, राज्यों के अंदर हाई कोर्ट होते हैं। अगर प्रश्न ये पूछ ले नोट लगा के हाई कोर्ट भारत में कितने हैं, भारत में, तो भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या है 25, और जो 25वां बना था, 25वां, टोटल तो 25 हो गए, यानी नवीनतम हो गया। 25वां जो हाई कोर्ट बना था वो बना था आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पर बना? आंध्र प्रदेश। गुरुजी कब बना मेरे भाई मेरे दोस्त? ये बना था 2019 के अंदर। ये बात तो गुरुजी समझ में आ गई, ठीक है। ये बात भी आ गई कि न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होंगे, लेकिन केंद्र के पढ़ रहे हैं तो न्यायपालिका एक ही याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है गुरुजी। कार्यपालिका में कौन कौन भूमिका निभाएगा? उधर तो आपने बता दिया, न्यायपालिका में तो सुप्रीम कोर्ट भूमिका निभाएगा। इधर जो भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं उसमें सबसे बड़ा व्यक्ति एक ही है, राष्ट्रपति। गुरुजी क्या सच में ये बड़ा व्यक्ति है? संविधान में तो भाई बताया गया कि भारत का पहला नागरिक कौन होगा? भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होगा। बाकी गुरुजी आप भारत का अगर मैं कहना चाहूं आपको कि राजा कौन है, तो आप क्या बताओगे? देखो संविधान की अगर बात छोड़े, अगर मैं आपको तुम्हें रियल बात बताऊं कि भारत का राजा कौन है, तो भारत का राजा में नाम आता है अंबानी जी का। अंबानी जी गुरुजी कैसे हो सकता है? आप एक थोड़ा सा ही सोचना, अंबानी जी के खुद का बंगला 800 करोड़ का है, उसकी बेटी की शादी हुई थी, 400 करोड़ का बंगला गिफ्ट दिया था। उसके वाइफ का जन्मदिन था कोई, उसने एक 100 करोड़ का रेस्टोरेंट ऐसे बताया था, बुक किया था, रेस्टोरेंट बनवाया था, पता नहीं ऐसा था कोई मिलता है। अब वो सोचो व्यक्ति कितने पैसे लगा रहा है। लोकसभा में सीटें कितनी है टोटल गुरुजी? 545, राज्यसभा में 245। इन सारों को 500 करोड़ रुपए कमरा भर के दे दिया,
ये बताया जाता है कि नेता लोग धोती बांधते हैं, एक ही काम करेंगे, धोती बिछाएंगे और उसमें सारे पैसे रखेंगे और बांध कर संभालो तुम्हारी लोकसभा की सीटें, सबसे बड़ा राजा। तो फिर गुरुजी सरकार, इसीलिए तो कभी आप देखो कोई बड़े जो होते हैं अंबानी जी को बीच में टारगेट नहीं करते, क्योंकि उसे पता है कि पैसे की जो पावर है वो किसी की नहीं है। हाँ गुरुजी ये तो बात है। चलो जो भी है, अपने तो इधर देखो, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है, सबसे मजबूत भी ये होता है। राष्ट्रपति के बाद तुम याद रखो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद तुम याद रखो कि मतलब कार्यपालिका में कौन कौन भूमिका निभाएगा। पूरी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, एक चीज और बताऊंगा, अच्छी सुनते रहना ध्यान से। उसके बाद तुम याद रखना मंत्री परिषद का जो मुख्य होता है वो प्रधानमंत्री, तो इसका मैं नाम अलग से लिख दे रहा हूं। प्रधानमंत्री के बाद गुरुजी एक व्यक्ति और लिखा दो, तो महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, बिल्कुल। कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो है देखो 52 से शुरू हुआ, लास्ट में खत्म कहाँ होगा, 151 नहीं आएगा यहाँ, चलो मैं इधर से लेता हूँ, ऐसे रखना 52 से 78। व्यवस्थापिका जो है 78 तो उधर पढ़ लिया, 79 से 123 अनुच्छेद तक जो उल्लेख है वो व्यवस्थापिका का। न्यायपालिका का जो उल्लेख है वो 124 से लेकर 147 तक। गुरुजी आपने यहाँ क्या लिखा है 151, वो महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, वो आगे भाग 5 और पढ़ाऊंगा इसके, उसमें समझ में आएगा। तो अनुच्छेदों का वर्णन देख लेना, कार्यपालिका केंद्र की टोटल इतने अनुच्छेदों में है, और व्यवस्थापिका कितनी है, इतने अनुच्छेदों में है, न्यायपालिका कितने अनुच्छेदों में है, 124 से 147 अनुच्छेदों के अंदर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अगर इसका बीच का डिफरेंस देखो तो ये देख लो, इनके बीच का आएगा 27, इसके बीच के अनुच्छेद आएंगे 44, और इनके बीच के जो अनुच्छेद आएंगे वो आएंगे 23। कितने आएंगे, 23। तो वो थोड़ा देख लेना, 23, 24 और 47, 23 तो इसका माइनस हो गया, 24 भी गिनेंगे 24 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो 24, 44, 27 कार्यपालिका का उल्लेख टोटल कितने अनुच्छेद में है केंद्र की, 27। ये प्रश्न आता भाई जब टाइम खराब कर रहा हूं इधर, 44, व्यवस्थापिका का 24, ये बात तो समझ गए। कार्यपालिका में भूमिका निभाने वाला राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, मंत्री परिषद होगी, प्रधानमंत्री होगा, महान्यायवादी। गुरुजी व्यवस्थापिका में भूमिका निभाएगी भाई संसद, कौन निभाएगी, संसद। और संसद के 2 ही सदन होते हैं जिसमें आप पढ़ते हो, लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है गुरुजी, उधर मैंने बता ही दिया सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल। अब केंद्र सरकार की आगे बात करें तो केंद्र सरकार के भाग जो है वो 5 है। कितने भाग हैं, 5। चलो इन 5 भाग को पढ़ते हैं, फिर मैं राष्ट्रपति शुरू कर दूंगा। तुम थोड़ा सा धैर्य बना के और बैठे रहो, घबराओ नहीं। व्यवस्थापिका को तुम पार्लियामेंट यानी संसद भी कह सकते हो, लेकिन उसमें फिर एक अनुच्छेद कम हो जाएगा। गुरुजी कैसे, अभी बताता हूं, इसके बाद पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर अच्छी व्याख्या हो जाएगी। तो ऐसे बोलो, केंद्र सरकार को कितने भागों में बांटा गया है, 3, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। उसके बाद देखो केंद्र सरकार के जो भाग है वो भाग कितने हैं गुरुजी, केंद्र सरकार के भाग 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कार्यपालिका। तो सबसे पहले जो उल्लेख है पहले भाग में वो किसका है, कार्यपालिका का। संसद के कितने भाग है, टोटल 5 भाग है, 5 भाग में उल्लेख है, इसके 5 भी भाग आगे। दूसरी के अंदर जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है संसद का। किसका मिलता है, संसद। गुरुजी यहाँ व्यवस्थापिका क्यों नहीं लिखा, पता लग जाएगा अभी। तीसरे में जो उल्लेख मिलता है वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां वैसे काफी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, और अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। मेन तो यहां पर यही बात है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 4 के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है न्यायपालिका, न्यायपालिका। 5 में जो लिखा हुआ है वो महालेखा परीक्षक या भारत का नियंत्रण। महालेखा परीक्षक जो है उसका उल्लेख देखो कहां से कहां तक है, अभी पढ़ते हैं सारा। मैंने शुरू में बताया था कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 52 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, 52, और कहां खत्म किया था, 78 पे। संसद शुरू होगी 79 से, 79 में संसद का उल्लेख है, 79 से 122
तो गुरुजी 123 पहले तो आपने लिखाया था, मैंने आसन से लिखा है, कोई व्यवस्थापिका नहीं लिखा, क्योंकि व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियां आती हैं। तो अध्यादेश शक्तियां किसमें लिखी हैं? 123 में। न्यायपालिका फिर 124 से 147, 124 से 147 अनुच्छेद। महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है टोटल 4 अनुच्छेद में है, 148 से लेकर 151। टोटल कितने हो गए? 4। गिनना देखो, अभी ये छोटे आंकड़ा तो यहाँ मैं गिना देता हूँ तुम्हें। इनका बीच का आंकड़ा 24 आएगा, एक वही है हो गया। इनके जो बीच का आंकड़ा वो 44 आएगा, और इनके बीच का आंकड़ा कितना आएगा? 27। अब देखो 148, 51, 48, 49, 50, देखो 48, 49, 50 और 51, टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 के अंदर उल्लेख किसका है? महालेखा परीक्षक का। समझे नहीं? महालेखा परीक्षक मतलब अरे महान्यायवादी पढ़ा था ना गुरुजी? बिल्कुल, तो उसका एक अलग से हम पढ़ेंगे वो आगे वाली, ठीक है? ओके गुरुजी, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर मैंने इतने लोग नाम लिखे वो सारे पढ़ाऊंगा। सबसे पहला नाम लिखा था राष्ट्रपति का, तो मैं कराने जा रहा हूं तुम्हें राष्ट्रपति। गुरुजी ये तो दुनिया का, भारत का पति है, क्या राष्ट्रपति है? ये तो दुनिया का पति है, ये जो भी है दुनिया का पति तो नहीं कह सकते, पिता कह सकते हैं। गुरुजी कह सकते हैं भारत का पहला नागरिक है भाई। अब पढ़ेंगे अपने प्रेसिडेंट साहब को, यानी राष्ट्रपति को। बाकी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिंपल है राष्ट्रपति पढ़ने में। गुरुजी कैसे? देखो राष्ट्रपति, क्या आपने बात करें तो राष्ट्रपति की थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी दे रहा हूं, उसके बाद आगे बात करेंगे। मैंने यहां पर अभी एक नाम लिखा था कार्यपालिका। ओके गुरुजी, ये तो हम समझ गए। कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होती हैं उसका मुख्य कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? वास्तविक यूज जो करता है वो करती है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के अंदर जो मुख्य होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग। आपने देखो छोटे बच्चे से पूछना, वो मोदी जी को जानता है या रामनाथ कोविंद जी को? अब तो द्रौपदी मुर्मू जी बन गए हैं, तो वो मोदी जी को। क्यों? क्योंकि काम ही वो करता है सारे। राष्ट्रपति तो हस्ताक्षर करता है सिर्फ, काम सारे कौन करता है? तो वास्तविक जो मुख्य है वो प्रधानमंत्री है शक्तियों का, और संवैधानिक जो मुख्य है वो कौन है? राष्ट्रपति। चलो राष्ट्रपति को याद करने के लिए दोस्तों इसके अनुच्छेद हैं, लेवल अपने आप पता, मैं एक बार आपको याद करा रहा हूँ इसके सारे अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति की मेन बातें बताई गई है। 52 से शुरू होता है, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 में तो फिर उपराष्ट्रपति आ जाएगा। 62 तक करो। हाँ मैं तुम्हें अच्छा लेवल पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी घबराना मत तुम। गुरुजी तो बस इतना ही बता के छोड़ रहे हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा एक भारत का, तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में। समझ में आ गई? देखो अब याद कैसे करना है। पहला में राष्ट्रपति का उल्लेख है, 3 का मतलब सी से शक्तियां। कार्यपालिका की या केंद्र की शक्तियां का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। किसकी? कार्यपालिका की। लिख दे रहा हूं मैं यहां, कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। निहित होती हैं यानी राष्ट्रपति के अंदर होते हैं। बाकी प्रयोग कौन करता है शक्तियों का? वास्तविक यूज प्रधानमंत्री। अच्छा एक बात और याद रखना, राष्ट्रपति होता है तीनों सेना का कमांडर होता है। तीनों सेना का क्या होता है? कमांडर। तीनों सेनाएं कौन कौन सी है? एक तो जल सेना, वायु सेना और थल सेना। इन तीनों सेना कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। 54 देखो, एक तो 4 एक 5, 4 अक्षर का मंडल, तो इसके अंदर उल्लेख है निर्वाचन मंडल का। निर्वाचन मंडल का जो उल्लेख है वो किसमें है? 4 में। 5 के अंदर है निर्वाचन की पद्धति। निर्वाचन पद्धति गुरुजी समझेंगे कैसे? अभी बता देता हूं मेरे भाई। मंडल का मतलब ये है कि इसके चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेगा। पद्धति का मतलब है चुनाव कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। उसमें जनता भाग नहीं लेती है। पहले में राष्ट्रपति,
दूसरे में शक्तियां यानी 53 में शक्तियां, 54 में निर्वाचन मंडल, मंडल में 4 अक्षर है 54, 55 में निर्वाचन पद्धति। गुरुजी सिंपल सा है, चारों याद हो गए। आओ 65 देखो यहाँ 6 लिखा है और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 6 में तुम याद रखोगे कार्यकाल है। 56 में क्या है कार्यकाल, और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 5 वर्ष का। गुरुजी अगर 5 वर्ष से पहले कार्यकाल समाप्त हो सकता है क्या, वो धीरे धीरे आगे बात करेंगे, सारा कुछ समझोगे, एकदम लोड मत लो। 57 देखो मेरे दोस्त 56 में तो ये लिखा है कि इसका कार्यकाल जो होगा वो कितने वर्ष का होगा। गुरुजी 56 में ये लिखा है कि इसका कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। और 57 में जो लिखी है बात, देखो ऐसे लेना 7 फिर 7 देंगे हम, तो इसमें लिखा हुआ है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन की जो बात कही गई है वो 57 में कही गई है। पुनर्निर्वाचन का मतलब है राष्ट्रपति चाहे जितनी बार भी चुनाव लड़ना चाहे वो लड़ सकता है, यानी चाहे एक से अधिक बार भी चुनाव लड़ सकता है। जबकि ऐसे उल्लेख है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो 2 बार ही चुनाव लड़ता है अपने जीवन में, यानी एक बार जीत गया और दूसरी बार उसके बाद वो नहीं लड़ पाएगा। और अपला कि तो मर्जी जीती रखा, राष्ट्रपति बनी रखो। तो पुनर्निर्वाचन का जो उल्लेख है, यानी एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये बात कही है अनुच्छेद 57 में। 52 में राष्ट्रपति, 53 में शक्तियां सी, 54 में मंडल निर्वाचन पद्धति यानी कैसा होगा चुनाव, अप्रत्यक्ष होगा। 56 में कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन। 58 में ठाठ होगी। ठाठ कब होगी, जब योग्यता पूछी जाएगी। ठाठ कब होगी, जब राष्ट्रपति की योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा गुरुजी ये बात जरूरी है कि जन्म भारत में होना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है, ये बात आगे बता दूंगा तुम्हें। अब बात करें 59 में है शर्तें, सेवा व शर्तें। सेवा और शर्तों के बारे में जो लिखा है वो किसके अंदर लिखा है, वो लिखा है 59 में। 60 में है शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष न्यायाधीश दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश, वो आगे पढ़ेंगे। 61 में लाया जाता है महाभियोग, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर देता है तो क्या लाया जाता है, महाभियोग 61 में। 62 के अंदर है पद रिक्त, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो पद रिक्त का जो उल्लेख है राष्ट्रपति का, यानी कौन कौन आएगा पदों पे, वो सारी बातें देखेंगे अपने। यानी खाली पद है राष्ट्रपति का, चाहे मृत्यु से हो पद खाली 3 तरह से हो सकते हैं, त्यागपत्र, मृत्यु और महाभियोग लगा के, वो धीरे धीरे समझोगे, टेंशन ना लो। अब सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ 52। आज अगर अपने बात कर लें इतनी, अगर इतने पढ़ लेना अच्छी है, कम नहीं है, अगर इतने पढ़ ले तो हाँ, तो एकदम जल्दबाजी मत करना, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो आराम से शक्तियाँ वगैरह सारी अलग से सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो जल्दबाजी मत करना। ओके गुरुजी, नहीं करेंगे, बस तुम पढ़ते रहो, धैर्य के साथ मेहनत करते रहो। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, मंजिल को पा जाएंगे। देखो भाई, सबसे पहले राष्ट्रपति के अंदर मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद 52 में क्या है, मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, अनुच्छेद 52 के अंदर है राष्ट्रपति के पद के बारे में। किसके पद के बारे में है, राष्ट्रपति के पद के बारे में। यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति का जो उल्लेख दिया है वो इसी के अंदर दिया है। अच्छा गुरुजी, एक तो है राष्ट्रपति का पद, एक है राष्ट्रपति की शक्तियां। आप मेरे को ये बताओ, पद कहां से लिया गया, शक्तियां कहां से ली गई है। राष्ट्रपति का पद जो है मेरे भाई, वो लिया गया है ब्रिटेन से। पद कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो अमेरिका से ली गई हैं। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कहां से ली गई हैं, अमेरिका से। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहां से लिया, गुरुजी राष्ट्रपति का जो पद है वो तो हमने ले लिया ब्रिटेन से। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कहां से ली, गुरुजी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो हमने ले ली ब्रिटेन से, है ना, ब्रिटेन। अच्छा एक मिनट, उल्टा लिख दिया, क्योंकि ब्रिटेन के राजा के समान होती है ना शक्तियां। तो पद तो लिया है अमेरिका से, पद कहां से लिया है, अमेरिका। गुरुजी क्या कर रहे हो, शक्तियां कहां से ली है, भूल चुक हो जाती है, थोड़ी कोई लंबी बात नहीं है। शक्तियां ली है ब्रिटेन से, ब्रिटेन के सम्राट के समान होती है।
ब्रिटेन के राजा होता है ना, उसके समान होती है राष्ट्रपति की शक्तियां। तो ये बात तो लिखी हुई है 52 में। गुरुजी अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 53 में पूछ रहे हो क्या? हाँ गुरुजी 53 में। 53 में आप ये थ्योरी लिखो, संघ की संघ की कार्यपालिका की शक्ति, मैं पी लिखूंगा तो समझना, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पी में निहित होती हैं, जबकि शक्तियों का वास्तविक यूज प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। 53 में 3 से याद रखना, तीनों सेना कमांडर भी होता है। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास शक्तियां काफी है। क्या गुरुजी शक्तियां कौन कौन सी है? शक्तियां 2 होती है। शक्तियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? 2 प्रकार की। या तो हो सकती है शांतिकालीन शक्तियां, शांति के काल में लाई जाने वाली शक्तियां। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी है, यानी जो शांति के समय में लाई जाई हो। शांतिकालीन शक्तियां कौन कौन सी है? जिसमें आप पढ़ते हो कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति। इसमें आप पढ़ते हो विधि या विधीय शक्ति या विधिक शक्ति कह दो। उसके बाद आप शक्ति पढ़ते हो राजनयिक या राजनीतिक शक्ति। उसके बाद जो है आप पढ़ते हो सैन्य शक्ति। इसी के अंदर आप पढ़ोगे शांति काल की वित्तीय शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास ऐसी काफी शक्तियों का उल्लेख मिल जाता है। तो ये होगी राष्ट्रपति की। एक और शक्ति याद रखना, न्यायिक शक्ति। तो ये शांति काल में शक्ति है। गुरुजी आपातकालीन कौन सी शक्ति है? तो आपातकालीन राष्ट्रपति जो है वो आपात लगा सकता है। गुरुजी आपातकालीन शक्ति का जो उल्लेख है वो किस भाग में है? भाग 18 में। गुरुजी आपातकालीन शक्तियों का अगर अनुच्छेद पूछे तो है 352। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद सिंपल सी बात है 352। ये बताओ 2 बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आ गई गुरुजी। तो 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और राष्ट्रपति की शक्तियां जो होती है वो ब्रिटेन के राजा के समान होती है। तो शक्तियां कहां से ली है? ब्रिटेन से। 53 देखो सी से संघ की कार्यपालिका क्या होगा? संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन प्रयोग जो है वो कौन करता है? वो करता है प्रधानमंत्री। अच्छा, एक बात और याद रखना, राष्ट्रपति जो होता है उसके पास संवैधानिक सविवेक शक्ति नहीं होती है, जबकि राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल के पास होती है संवैधानिक सविवेक शक्ति। ये आर्टिकल में लिखी बात है 163(2) में, अनुच्छेद 163(2) में राज्यपाल के पास क्या हो सकती है? नोट लगा लेना, संवैधानिक सविवेकीय शक्ति। और इसी के नीचे ये नोट लगा देना, ये शक्ति संवैधानिक सविवेकीय शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती, राज्यपाल के पास होती है। वो कहाँ उल्लेख लिखा हुआ है? 163(2) के अंदर। एक बात और लिखना, एक होती है संवैधानिक सविवेकीय। गुरुजी इसका मतलब क्या होता है शक्ति का? जैसे मान लो कोई राष्ट्रपति है और यहाँ मंत्रिपरिषद है, यहाँ मंत्रिपरिषद है, ये प्रेसिडेंट है। मंत्रिपरिषद ने कोई विधेयक भेजा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति जो होगा, सुनना इस बात को, कॉन्सेप्ट अच्छा है, राष्ट्रपति होगा इस विधेयक पर साइन करने के लिए बाध्य होगा। तो इसके पास संवैधानिक सविवेक की शक्ति तो है ही नहीं, क्योंकि बाध्य है साइन करने के लिए, लेकिन राज्यपाल बाध्य नहीं होगा। यह अनुच्छेद कहता है 163(2). फिर एक संविधान शोधन लाया गया था, 44वां संविधान शोधन। 44वां संविधान शोधन 1978 में लाया गया। इसमें यह बात कही गई कि राष्ट्रपति जो होगा ना, वो एक बार मंत्रिपरिषद के अंदर पुनर्विचार के लिए बिल को भेज सकता है, सिर्फ एक बार। फिर इसने एक बार बिल को यहाँ भेजा, उसके बाद फिर इसने भेज दिया ना, तो फिर साइन करने के लिए बाध्य होगा। बस एक बार ही भेज सकता है। ये बात थोड़ा सा लिख लेना, नोट लगा के लिखो। तो अभी देखो, अभी तो शुरुआत हुई है, तुम देखना फिर लेवल पता लग जाएगा धीरे धीरे क्या है। देखो मेरा मतलब ये है पढ़ाने का, ज़्यादा लंबी चौड़ी उद्देश्य है नहीं, उद्देश्य सिर्फ एक ही है पढ़ाने का।
कि देखो संविधान तुम पढ़ोगे, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, पढ़ो तो उस लेवल का पढ़ो कि अगर देखो मैं ये सोचता हूँ कि आपके इतने घंटे भी खराब हो जाए, फिर प्रश्न भी सही ना हो, ये इस लेवल का पढ़ लो कि आगे जैसे RS वगैरह की भर्ती अब आने वाली है, तो वहाँ तक देखो फॉर्म तो भरोगे, पेपर भी दोगे तुम, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम अच्छी तरह से वहाँ तैयारी, मतलब एक युद्ध में जाएंगे तो बहुत ही ताकत के साथ जाएंगे, फिर ऐसे नहीं है कि चक्कर आ जाएंगे वहाँ ये हो जाएगा। वो कब आती है वो स्थिति, जब एक अच्छी तैयारी नहीं होती तब होती है वो स्थिति। तो अपने ऐसी स्थिति बनने ही नहीं देंगे भाई, है ना। तो टाइम लग जाएगा, थोड़ा अजीब भी लगेगा क्योंकि मुश्किल चीज़ें, कहते हैं ना कि अच्छे लोग थोड़े देर से समझ में आते हैं। गुरुजी तारीफ कर रहे हो आप, तारीफ की बात नहीं है, ठीक है भाई। अब 53 पढ़ा, अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 54। अब पढ़ेंगे अपने अनुच्छेद 54, बहुत ही अच्छी बात है अनुच्छेद 54 के अंदर। गुरुजी अनुच्छेद 54 में क्या, पहले तो आप ये बताओ, अभी बता के गया था ना, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसा होगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो कैसा होगा। निर्वाचन मंडल का मतलब यानी ऐसे याद रखो कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य तो एक भी भाग नहीं लेगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते, ये तो बात तुम गांठ ही बांध लेगे। तो अब देखो इसमें एक तो भाग लेगी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद, कौन लेगी, संसद। एक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगी विधानमंडल। गुरुजी हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहे आप तो बोर्ड पे, तो भाई ओ सब्जेक्ट इशू है कि मैं क्या ज़्यादा बोर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ समझाने वाली है, आप बस ध्यान से समझो। मैं जी घने रखूँ तारा कोई सी बात है कोई, अगर नहीं देखता तो क्या हुआ। हाँ इधर है विधानमंडल। संसद के 2 सदन होते हैं, 1 2, इसमें एक तो होता है लोकसभा, पढ़ा होगा बिल्कुल। जबकि संसद के अगर पूछे ना अंग कितने होते हैं, तो संसद के अंग 3 होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। अंग तो 3 हो गए। अगर तुमसे पूछे सदन कितने हैं, तो सदन 2 ही है। सदन कितने हैं, 2, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, सदन 2 होते हैं। अंग 3 कैसे गुरुजी, एक तो होती है इसमें राज्यसभा, सॉरी विधान परिषद, एक तो होती है विधानमंडल विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। विधान सभा और एक होती है विधान परिषद, बिल्कुल अच्छी बात है। इसके भी अंग कितने होते हैं, 3। तीसरे अंग में राज्यपाल आ जाएगा, 2 ये हो गए। और इसके सदन कितने होते हैं, इसके सदन भी 2 ही होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। याद रखना राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। चलो भाई गुरुजी कोई बात नहीं है। अब बात करें अपने लोकसभा। लोकसभा में सदस्य 2 तरह से चुने जाते हैं। एक का तो चुनाव होता है, यानी एक का तो निर्वाचन होता है। एक सदस्य जो होते हैं वो होते हैं मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। गुरुजी ये मनोनीत किस क्षेत्र में होते हैं, ये क्रम याद रखना, पूछ लिया जाता है। ये जो मनोनीत होते हैं ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मनोनीत हो सकते हैं साहित्य क्षेत्र में, किसमें, साहित्य में। मनोनीत जो किए जा सकते हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में किए जा सकते हैं। मनोनीत जो किए जा सकते हैं वो कला के क्षेत्र में किए जाते हैं। मनोनीत जो किए जाते हैं वो कोई समाज सेवी हो गया उसको भी कर सकते हैं, कोई साहित्यकार है उसको भी कर सकते हैं, कोई विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा है उसको भी कर सकते हैं, कल्चर के क्षेत्र में उसको भी कर सकते हैं, और समाज के अंदर जो समाज सेवी वगैरह होते हैं ना उनको भी कर सकते हैं। चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा की कुल सीटें हैं 545। सिंपल सी बात है, सुनना ध्यान से ये आंकड़ा। राज्यसभा की 245, याद होगी गुरुजी। चुनाव में जो लोकसभा के अंदर भाग लेंगे वो चुनाव होता है इन लोगों में से 543 लोगों का। 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो याद रखना ये सदस्य भाग नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। तो गुरुजी भाग कौन से लेंगे, भाग ये लेंगे जो चुनाव करवाएंगे अपने, ठीक है। जो चुनाव करवाएंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। 543 लोकसभा के लेंगे। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है, 245। 245 सीटों में से इसके चुनाव तो होते हैं 233 सीटों पे, और यहां पर 12 सदस्य क्या है, मनोनीत होते हैं। मनोनीत किस क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज के क्षेत्र में। एक बात याद रखना मेरे भाई, ये क्रम याद रखना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, गुरुजी क्रम क्या है इसका।
करम भाई संविधान में लिखा होगा, ऐसे एग्जाम में पूछा गया है। 233 की अगर मैं बात बताऊं तो 233 का तो क्या होता है, चुनाव। तो ये जो लोग हैं वो चुनाव में भाग लेंगे, जबकि ये भाग 12 लोग नहीं लेंगे। विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो सभी भाग लेंगे। शर्त मैंने एक बता दी थी पर कि मनोनीत सदस्य भाग लेंगे नहीं, कहीं के होंगे वो चाहे, तो भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेगी, तो विधान परिषद जो है वो भाग नहीं लेगी। राजस्थान में नहीं है ना, वो नहीं लेगी, ऐसे मान लेना। विधानसभा की राजस्थान में सीटें कितनी है टोटल? राजस्थान के अंदर विधानसभा की 200 सीटें हैं। कितनी है? 200। गुरुजी राज्यसभा की राजस्थान में कितनी है? राज्यसभा की सीटें राजस्थान के अंदर 10 हैं, लोकसभा की 25 है। ये थोड़ा सा वैसे याद रखना। 54 में समझ में आ गया राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। तो एक बार थोड़ा सा इसको लिख लो, अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लो इसका। गुरुजी स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब देखो, एक संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसमें तय किया गया कि हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र है जहां चुनाव होते हैं केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से एक का नाम है दिल्ली, यहां भी चुनाव होते हैं विधानसभा क्षेत्र में, और एक है पांडुचेरी। विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे? भाग लेंगे। कहां पर लेंगे भाग? ये भाग लेंगे इस चुनाव के अंदर। तो याद रखना, 2 ही, बाकी केंद्र शासित प्रदेश तो हमारे 8 हैं, लेकिन 2 ही भाग लेंगे, दिल्ली और पांडिचेरी के। गुरुजी केंद्र शासित प्रदेश और बता दो ना कौन कौन से हैं। चलो इसके बाद इसी के नीचे तुम नोट लगा केंद्र शासित प्रदेश लिख लेना सारे, और फिर तुम्हें 55 में पढ़ा देता हूं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल 55 में, संसद के लोग लेंगे भाग विधानमंडल के। संसद में एक लोकसभा राज्यसभा दोनों, विधानमंडल में विधानसभा लेगी, विधान परिषद नहीं लेगी। 17वें संविधान संशोधन 1992 में केंद्र शासित दिल्ली और पांडुचेरी भी भाग ले सकते हैं। यहाँ के भी चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव वाले तो भाग लेंगे, बाकी सभी जगह राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अच्छा, मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये बात भी याद रखना। अच्छा, ये लोकसभा की सीटें तुम अगर लिखोगे ना पेन से भाई, तभी याद होंगी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम कभी भी अगर संविधान पढ़ने बैठे तो पेन जरूर रखना। बाकी तो चलो फिर भी मैं कहता हूं कि चलो कोई बात नहीं है, मामला बिठा दोगे। इसमें तुम आंकड़े है ना, आंकड़े जब याद होते हैं जब हम पेन से एक बार हाथ लिख ले, तो फिर ये नहीं भूलोगे आप। एक इसको पेन से जरूर लिखना आप, ऐसा नहीं है कि ठीक है देख लिए, तो पेन से जरूर लिखना। और इसके बाद आप कोई भी किताब से पढ़ लेना, अच्छी तरह समझ में आएगा। बाकी नोट्स भी बना सकते हो आप, यहाँ से प्रश्न आ जाएगा आपको। अब राष्ट्रपति के अंदर मैं चलो नोट लगा के लिखा देता हूँ कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। केंद्र शासित 8 प्रदेश है। इसकी एक ट्रिक लिखना, इसका एक मंत्र लिखना, चलो दिल दे दो, चलो दिल दे दो, आप जाके लद्दाख में, आप जाके कहां पर भाई? लद्दाख में। गुरुजी इससे पूरे हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे मेरे भाई। चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में, बोलो तो, चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में। च से चंडीगढ़, एक तो केंद्र शासित प्रदेश ये हो गया। ल से हो गया लक्षद्वीप, एक ये हो गया। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप है। दिल से हो गया दिल्ली, दिल से दिल्ली। इस दे से हो गया दादर नगर हवेली, इस दे से हो गया दमन द्वीप। कितने हो गए गुरुजी? 1 2 3 4 5। ऐसे हो गया अंडमान निकोबार, पहले ये बड़ा हुआ करता था, लद्दाख बड़ा, उसके बाद ये छोटा हो गया। पैसे हो गया पांडुचेरी, जाके से हो गया जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख से हो गया लद्दाख। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरुजी 9 हो गए, आपने तो 8 लिखाए हैं। तो मेरे भाई याद रखना, इन दोनों का विलय कर दिया, क्योंकि ये गुजरात के अंदर है तो इसका प्रशासन एक जगह से भी चलाया जा सकता है। इनका जो विलय किया कब किया? 2019 में विलय कर दिया। नोट लगा के प्रश्न लिखना, नोट। 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ, 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में।
इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया 16(6) जोड़ा और जोड़कर EWS को आरक्षण दिया। EWS को 10% क्या दिया गया? आरक्षण। ये आप बात याद रखना। टोटल कितने संविधान शोधन हुए? 104 संविधान शोधन हुए हैं टोटल। ये भी 2019 में ही हुआ था, 104 चौथा संविधान शोधन। इसमें SC ST की जो जनसंख्या है, सॉरी सीटें हैं, वो 2030 तक आरक्षित कर दी हैं जनसंख्या के हिसाब से। कहाँ तक आरक्षित कर दी है? 2030 तक। तो 103 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है EWS। ई से मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग पढ़ते हैं ना वो। तो सॉरी, अन्य पिछड़ा वर्ग तो OBC होता है, ठीक है गुरुजी, EWS हो गया है ना। तो अब ये थे 8 केंद्रशासित प्रदेश। अब मैं तुम्हें बताऊंगा अनुच्छेद, इसके बाद जो है वो 54 मैंने पढ़ा दिया था, अब अनुच्छेद 55 पढ़ेंगे, ये लिख लेना, ठीक है। बस ये 55 करा देता हूँ, बाकी थके तो नहीं हो? हाँ गुरुजी, हम राजा महाराजा कभी थकते थोड़ी हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं थके तो भाई। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में है चुनाव की पद्धति कैसी होगी राष्ट्रपति के। चुनाव की पद्धति, चुनाव पद्धति जो राष्ट्रपति की है वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये पद्धति अपनाई जाती है। गुरुजी, एकल संकरणीय मत प्रणाली का मतलब यही होता है क्या कि इसका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मेरे भाई ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है तुम ऐसे मान लेना कि यहां जनता भाग नहीं लेगी। तो गुरुजी एक चुनाव प्रत्यक्ष भी होता है, बिल्कुल। ये 2 शब्द आएंगे आपके सामने, एक आएगा प्रत्यक्ष, एक आएगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जहां जनता भाग ले, जनता भाग ले, वो चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष, ठीक है। तो गुरुजी अब मैं चलो आपसे पूछता हूँ, बताओ मेरे को, मन में अथवा बोल जाना उत्तर इसका, मन में बोल देना अगर लाइब्रेरी में बैठे हो तो। नगर पालिका होती है, नगर पालिका के अंदर चेयरमैन होता है, यानी जिसे अपने बोलते हो आप अध्यक्ष, उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? बोलो, बोल दिया। उसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, क्योंकि जितने वार्ड पार्षद होते हैं ना वो चुनते हैं उनको, ठीक है। हाँ गुरुजी, ओके। अनुच्छेद 55 समझ में आ गया? ओके गुरुजी, 55 आ गया। 55 में एक बात और लिखिएगी, जीत कब होगी राष्ट्रपति की? विजय, जीत के दो, या इसे न्यूनतम कोटा भी बोलते हैं, न्यूनतम कोटा। अगर राष्ट्रपति के पास कोई वोट आ जाए 50%, तो जीत नहीं होगी। 50% प्लस 1 जैसे ही आता है राष्ट्रपति की क्या हो जाएगी? जीत। तो ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 56 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 56 में कार्यकाल, कार्यकाल 5 साल का, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। वो आगे पढ़ेंगे, इतना जल्दबाजी क्या है ना। तो दिक्कत नहीं हो। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया। तो एक छोटा सा दायित्व बनता है और कर्तव्य आपका कि क्लास को शेयर कर दो, करोगे तो बहुत बहुत आभार होगा। थैंक यू क्लास देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले बार में।